सर, स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र में। आज जो कुछ लद्दाख में तनाव हम देख रहे हैं भारत और चाइना के बॉर्डर में, उसमें आज सुबह एक बहुत सीरियस न्यूज आई। ये कहा गया कि ईस्टर्न लद्दाख में फायरिंग हुई है दोनों साइड से। तो अगर देखा जाए तो ये 1996 का जो अग्रीमेंट था उसका बहुत बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है। तो इस इस तरह से क्या आप ये समझते हैं कि आज ये सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है? इस पे आपका क्या कहना है? अमृता, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। तो जहां तक कि एलएसी का मामला है, सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चीन के कथनी और करनी में हमेशा अंतर होता है। चीन जो कहता है वो करता नहीं है। चीन बातचीत में लगाए रखेगा और वही करेगा जो वो सोचता है उसको करना है। अब उसका जो एलएसी का परसेप्शन है वो वही जानता है, क्योंकि 1959, 1960 जो भी उसका एलएसी रहा है, 1962 के बाद भी वो हमेशा आगे आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक कि आज तक उसने मैप्स तक एक्सचेंज नहीं किए हैं। उसके दिमाग में क्या है उसने आज तक कागज में डाल करके हमें नहीं दिया कि उसका एलएसी का परसेप्शन ये है या एक्सचेंज हुए हो मैप्स, तो हम माने कि यस ये है। तो इस एम्बिगुअस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चीन ने एकदम आक्रामक एक तरीके से अपनाया है, आप लगा लीजिए कि मई के महीने से, और अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर का महीना शुरू हो गया, 100 दिन से ऊपर ज्यादा हो गए। तो चीन बातचीत कर रहा है, वो उसकी आक्रामक भूमि मोबिलाइजेशन जो तिब्बतन प्लाटो के ऊपर वो कर रहा है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से उसने गलवान में किया वो मैं कहूंगा कि एक टर्निंग पॉइंट था। और गलवान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीन है जिस तरीके से उसका एक हाईवे है G129, जो उसको वो एक्सप्रेस वे बोलता था, अब उसको G129, इट्स अ ब्यूटीफुल हाईवे जो शी जिनपिंग ने उसको, पहले वो तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबा था, उसको 10,000 किलोमीटर ब्लैक टॉप हाईवे 2013 से, जब से शी जिनपिंग ने कमांड संभाली है तब से उसके ऊपर जबरदस्त जोर दिया गया है। उस हाईवे से तकरीबन 6-7 पॉइंट्स हैं जहां से हिंदुस्तान के अंदर आया जाता है। तो चाहे वो देपसांग में है, चाहे पंगांगसो में है, चाहे गलवान में है, चाहे चूमर में है, चाहे देमचौक में है, तो ये जो नाम आप हम लोग सुनते हैं सारे के सारे, ये वो एंट्री पॉइंट्स हैं उस G121 हाईवे से हिंदुस्तान में आने के लिए। तो उसको रखते हुए और जिस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है कुछ एक सालों में, उसको देख करके शायद चीन की डर लगने लगा है कि हिंदुस्तान ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है। तो चीन का मानना है कि जो वो करता है वो ठीक है, जो उसका परसेप्शन एलएसी है वो ठीक है, जो आप करते हैं गलत है, जो आप एलएसी का परसेप्शन है वो गलत है। तो इस मानसिकता से आपने चीन के साथ अब बातचीत करनी है। और अब उस मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए उसने गलवान में वो अचानक गलवान में आने के बाद बातचीत भी शुरू हुई। पेट्रोल पॉइंट 14 से उसने माना भी कि वो पीछे जाएगा, लेकिन जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं वो शी जिनपिंग के बहुत नजदीकी आदमी माना जाता है और एम्बिशियस आदमी है, जो डोकलम में भी था और वो डोकलम से इधर लाया गया वेस्टर्न थिएटर कमांडर के लिए। और उसने जिस तरीके से हादसा 15 जून को किया, जो कि शी जिनपिंग का जन्मदिन है, तो शी जिनपिंग का जन्मदिन होने के नाते उसने क्या प्रीमेडिटेटेड था। अब ये अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने बेसबॉल बैट्स हैं उसमें तार लपेट के रखी हुई है, कीले लगा रखी है, तो मानसिकता साफ थी कि अपने एक शी जिनपिंग जो उनके वो राष्ट्रपति हैं उनको खुश करना है और उन्होंने अपने हायरार्की में ऊंचा जाना है। उस मकसद को रखते हुए उन्होंने जो 15 जून को किया, जिसमें हमारे 20 लोग मारे गए, उन कमांडर लेवल की बातचीत शुरू है। उसके बावजूद भी बातचीत हो रही है। अब आप देखते हैं कि कल शाम को 5:30 और 6:30 के बीच में चीन ने अपने सैनिक भेजे, 25-30 सैनिक, कि आप रजांगला में जाकर के, रिकल्ला में जाकर के आप चलने लग जाइएगा। जब वो चल रहे हैं तो हिंदुस्तान की फौजियों को आगाह किया कि आप नहीं आ सकते, तो उन्होंने गोली चलाई। सबसे पहले गोली उन्होंने चलाई ये सोच करके हिंदुस्तानी जो है वो डर जाएंगे और या तो पीछे हट जाएंगे या उनको आने देंगे, पर वो नहीं हुआ। अब जब हिंदुस्तान ने
अपने वार्निंग शॉट्स पक्का किया होगा, हिंदुस्तानी सैनिकों ने भी कोई कदम तो उठाया होगा, क्योंकि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है जो 93, 96 के एग्रीमेंट के द्वारा जो थे वो तो हवा में हो गए, वो तो सारे के सारे डस्टबिन में चले गए, जैसे गलवान किया। और तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट था कि जब भी दोनों सैनिक आसपास आते हैं फायरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को बैनर ड्रिल करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे और हट जाएंगे। वो तो खत्म हो गया, वो तो चीन ने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है उसके बाद सब खत्म। और अब जो कल किया है, अब चीन की आप स्टेटमेंट देखिएगा, चीन की जो उनका स्टेटमेंट ये आया है कि हमारे जवान ऊपर चढ़ रहे थे हिंदुस्तानी जवानों के साथ बातचीत करने के लिए, और हिंदुस्तानी के जवानों ने हमारे पे गोली फायर की, गलत किया, उन्होंने एलएसी को ट्रांसग्रेस किया। ये चाइना का स्टेटमेंट है। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि चीन के सैनिक ऊपर चढ़ रहे थे और ऊपर चढ़ते वक्त उन्होंने हमको धमकी दी और गोली चलाई, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की और चीनी सैनिक भाग गए। तब ये दोनों के स्टेटमेंट में अगर आप देखें, एक बात जरूर है कि चाइना के जो सैनिक हैं वो ऊपर चढ़ने की कोशिश की, इसमें तो कोई शक नहीं, वो मानते हैं, पर किस लिए कह रहे हैं? वो बातचीत करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, चीनी सैनिक जो है या पीएलए का जो भी सैनिक है वो क्या बातचीत करेगा? जहाँ पे 3 स्टार कोर कमांडर्स बातचीत करके कुछ नहीं निकल रहा है, वहां पे जीओसी बात करे कुछ नहीं निकल रहा है, ब्रिगेड कमांडर बातचीत करे कुछ नहीं निकल रहा है, रक्षा मंत्री बातचीत करके आएंगे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वहां पे अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से कोई, ये चीनी सैनिक क्या बातचीत करने के लिए जाएगा? मतलब उसकी जो मंशा है वो मंशा ठीक नहीं है। क्यों? शाम को आ रहा है, उसने सोचा कि मैं किसी तरीके से ऊपर जाकर के बैठ जाऊंगा और फिर आईबॉल टू आईबॉल होगा, मतलब एक नया फ्रिक्शन पॉइंट, एक नई चाल, एक तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर किस तरह दबाव बनाया जाए, वो उसकी मंशा है। और ये सब वेस्टर्न थिएटर का जो कमांडर है, जैसे मैंने आपको कहा, शी जिनपिंग का बहुत नजदीकी आदमी माना जाता है, वो ये सब तरीके से कर रहा है कि अब हमारी नाक तो कट गई, गलवान में भी नाक कट गई, 29, 30 को भी हाइट्स नहीं पकड़ पाए, वहां पे भी नाक कट गई। अब कुछ तो करना है दिखाने के लिए, और वो अपने इंटरनल ऑडियंस यानी अपने देशवासियों को और विश्व भर में थ्रू ग्लोबल टाइम्स ये बताने की कोशिश करता है कि हम विक्टिम हैं, चीनी जो है इसके ऊपर हिंदुस्तान जो है वो आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तो हिंदुस्तान जो है वो एलएसी का उल्लंघन कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम में दो बहुत बड़ी चीजें होती है, एक माउंटेन्स फेवर द डिफेंडर, जिसने एक दफा हाइट पकड़ ली वो राजा है, उसको डिसलॉज करना बहुत बहुत कठिन है। आप देखिएगा सियाचिन में 1984 से लेकर के आज तक, क्योंकि हमने हाइट्स पकड़ी हुई है, पाकिस्तान के मुशर्रफ खुद हमला करने में आए हैं, कोई सफलता नहीं मिली, और कारगिल करने पहुंच गए 99 में। तो ये जो है माउंटेन्स की एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, हाइट्स कौन पकड़ेगा? वो चीन को मालूम है कि हाइट्स जितने पकड़ लिया उसको डिस्पैच करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जब भी चीन के साथ हमने डिस्कस करना है, वी मस्ट बी इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। चीन आप वीकनेस से नहीं बात कर सकता, चीन की मानसिकता अलग है, आपको अग्रसर रहना पड़ेगा, आपको दैट ऑफेंसिव स्पिरिट हैज टू बी शोन, और चीन को बैकफुट में डालना पड़ेगा, तब संबंध जब भी होंगे नॉर्मल नहीं हो सकते। क्योंकि चीन विश्वासघात, और जिस तरीके से बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मई में इस तरीके की कार्रवाई करके विश्वासघात करना, पीठ पीछे छुरा घोपना, अब ऐसे देश के साथ रहने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पड़ोसी है, रहना तो है, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी को आगे लेके चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि जो लद्दाख की सिचुएशन में वो अभी बहुत सीरियस है, और इसके लिए हमें सीरियस और डीप पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन की जरूरत है दोनों देशों के बीच। हालांकि दोनों सेनाओं में लगातार सीरीज ऑफ टॉक्स चल रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही है, इतने सीरियस लेवल तक पहुंच गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे टॉक्स जो है, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि दोनों देशों में टॉक्स होने की जरूरत है और ज्यादा, वो सारे फेल होते दिखाई दे रहे हैं? आप किस तरह से देखते हैं इसको? ऐसे है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कैन ओनली टेक प्लेस फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप डिप्लोमेटिकली किसी से बात करेंगे, जब अपना पलड़ा भारी नहीं होएगा, तो वो डिप्लोमेटिकली क्या बात करेगा? वह हमेशा चीन जो है उनको डिक्टेट ही करेगा। अभी आप देखिएगा जितने भी चीन के स्टेटमेंट आए, रक्षा मंत्री के साथ वो बोल रहे हैं कि हम आपके रक्षा मंत्री से बात करना चाहते हैं। चलो, हमारे रक्षा मंत्री बात मान गए, बात की उसके, और जाने के बाद क्या स्टेटमेंट दिया कि गलती तो सिर्फ हिंदुस्तान की है। सबसे पहला स्टेटमेंट, गलती हिंदुस्तान की है,
आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। मतलब वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहता है एलएसी का उल्लंघन आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। तो ऐसे माहौल में जब तक मिलिटरीली हम लोग एडवांटेजेस सिचुएशन में नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी हैव टू गेट इनटू अ कन्फ्रंटेशन, बट वी मस्ट बी इन एडवांटेजेस पोजीशन। तभी चीन को थोड़ा सा दिमाग में अकल आएगा कि हम भी क्वाड के द्वारा अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, हम लोग भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। तो उससे भी चीन को लगता है कि हम लोगों का रुख जो है वो चीन की तरफ नहीं है, जबकि हम पड़ोसी चीन के हैं। और ये जो देश हैं जिनके पड़ोसी नहीं है, हमारा रुख उनकी तरफ ज्यादा है, ये चीन को हमेशा लगता है। और कारण भी यही है क्योंकि चीन जो है विश्वासघात करता है, चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पड़ोसी जरूर है पर ये ऐसा पड़ोसी है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। सर, आप उस पूरे इलाके में, सियाचिन में, लद्दाख में, तवांग में सर्व कर चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नवंबर आ रहा है, नवंबर में तो बर्फ शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं अभी, ये जो क्रूशियल 2 महीने माने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या जंग की संभावना सच में है इन 2 महीनों में? ऐसे देखिए, जंग जो है ये दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। मतलब जंग में कोई नहीं जाना चाहता है, नुकसान दोनों देशों का होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये कहना कि नहीं हम तो जीत जाएंगे और चीन का नुकसान नहीं, नुकसान दोनों देश का होगा। इसका भली भांति दोनों देशों को मालूम है। एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, अगर जंग जो है जरूर, अगर आप देखें 1962 की जंग कब हुई, अक्टूबर नवंबर के महीने में हुई। उसके बाद सर्दी शुरू हो गया, उसके बाद वो वापस चले गए अपने जहां से शुरू किया और वापस चले गए। तो अब जो है चीन का जो सैनिक है वो ऊंचे पहाड़ों में रहने में पूरा असफल है, वो रह नहीं सकता है। वो सेंट्रली हीटेड एनवायरमेंट में रहता है क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण बैरक्स अच्छे बन गए, हीटिंग अरेंजमेंट अच्छे बन गए, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हो गई। जो बच्चे हैं वो वैसे एक ही बच्चा होगा माँ बाप का, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा लाडला होगा। दूसरी बात, वहां पे जो भी कॉन्स्क्रिप्शन है, कॉन्स्क्रिप्शन मतलब कंपल्सरी मिलिट्री के अंदर उसने जाना है, 2-3 साल नौकरी करनी है, फिर वो सिविल में कहीं पर भी जा सकता है। तो ऐसे माहौल में उनका मोटिवेशन विल बी लो, उनका रहने का तरीका, एक्लिमेटाइजेशन में उनको दिक्कत, उनको सर्दी में -40 डिग्री में रहने की परेशानी। हम लोग अलग हो गए। हम लोग कैसे रहे कि 1962 के बाद से लेकर के आज तक हम ऊंचे पहाड़ों में रह रहे हैं। मतलब हम लोगों को आदत है 14,000 से लेकर के 18,000 से लेकर के 22,000 फुट तक रहने की। हम एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। हमको खाना पीना, लॉजिस्टिक, मतलब हम लोग दे आर मोर स्टर्डियर, दे आर मोर टफर। और हम लोग कॉन्स्क्रिप्ट नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान की फौज में आए क्यों? वॉलंटियर। हमको देश से प्यार है, हम लोग को देश के बचाने की हम लोगों को एक मैंडेट है जो हम करते हैं, उसको वो नहीं है। वो तो 2-3 साल के लिए चला गया क्योंकि उस पर पढ़ाई करनी है, जो भी करना है। हम लोग ने तो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आप मैन टू मैन देखेंगे तो ऑब्वियसली द इंडियन आर्मी मैन इज स्ट्रॉन्गर, इज ऑन अ लिटिल हायर पेडेस्टल विज़-विज़ द चाइनीज आर कंसर्न। तो चीन को इस बात का मालूम है कि अगर कुछ हो जाता है तो पहले कर लेना चाहिए। एक दफा सर्दी शुरू हो गई तो उसको दिक्कत होगी, उसको जबरदस्त दिक्कत होगी। उसको लगता है कि अक्टूबर, ऐसे नहीं है। तो चीन का मुझे नहीं लगता है कन्फ्रंटेशन, लड़ाई का होना बहुत कठिन है, क्योंकि चीन को मालूम है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो अपने आत्मसम्मान के ऊपर उसको बड़ा घमंड है। हर एक देश को होना चाहिए, तो उसको कुछ अधिक ही घमंड है। उसको लगता है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और सारे देश जो है उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने सिर्फ जी हजूरी उनकी करनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में जब अपने आप को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है और जब 2 थप्पड़ हिंदुस्तान से खाएगा तो विश्व भर में उसकी जो छवि है उसको और झटका लगेगा। और वो लड़ाई नहीं करेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन कोर्शन करेगा, इस तरीके से प्रेशर डालेगा, हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान को जो सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर, उनको उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा। चाहे आपका बैंकिंग सिस्टम है, आपका एजुकेशन है, आपके थिंक टैंक्स हैं, आपका जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें सब में वो घुसेगा। क्यों? डीप पॉकेट्स, पैसा है, वो पैसे से खरीदने की कोशिश करता है लोगों को। तो ये जो कार्रवाई है ये चीन करता रहेगा, जिससे कि हिंदुस्तान की कमर तोड़ो, हिंदुस्तान की कमर तोड़ो, हिंदुस्तान का मोराल लो करो किसी तरीके से। जो संजू की सोच में है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट।
मतलब लड़ना है पर वैसे नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, लेकिन ऑल मीन्स ऑफ वॉरफेयर। चाहे इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है सर कि हमने चाइना की बात की, लेकिन आज इंडिया की बात करें तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है तो निगेटिव में चल रही है, जीडीपी -23 पे चल रहा है, और कोरोना के केसेस हम इतने बढ़ चुके हैं कि अब हम दूसरी कंट्री बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारे क्राइसिस देखते हुए क्या भारत आज जंग अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, देखो जंग जो है, कोई भी अगर जैसे कहा मिलिट्री ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, और मिलिट्री ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन। हम लोग सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस एंगेज, मिलिट्री टॉक्स एंगेजमेंट, सब कुछ करेंगे। पर अगर तब भी नहीं हुआ है, और अभी देखेंगे आपने देख लिया कि कल शाम को गोली चल गई, जबकि तकरीबन 47 साल 50 साल तक दोनों देशों के बीच में गोली नहीं चली है। इसका मतलब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में तब्दीली नजर आ रही है। मतलब एक सैनिक दूसरे सैनिक को धमकाने के लिए हो या मारने के लिए हो, गोली चल गई, मतलब गोली चल गई, मतलब कि अब किसी के हाथ में अब कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। आप देख रहे हैं कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि तनाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, बातचीत के द्वारा ही होगी। वो भी अगले 2 दिन में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वांग है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, दोनों मिलेंगे, फर्क जरूर पड़े। लेकिन आज की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह माहौल है, जरूर जंग में नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान जबरदस्त होगा, बाकी नुकसान होगा, पर लेकिन हिंदुस्तान तैयार है। जब भी इस तरह की जंग की बात हम लोग करते हैं तो वो जो जंग का जो केटरिंग है वो अलग है। चाहे जंग 1 महीने के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, लोकलाइज हो, जो भी हो, लेकिन तैयारी पूरी है और हर देश को करनी पड़ती है। अगर अपने देश को आत्मसम्मान है और हमें इसका गर्व है कि हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर आंच आएगी तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। हमारे को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रखना वो निहायत जरूरी है। तो ये अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो वी शुड नॉट बी सीन टू बी वांटेड, वी शुड बी रेडी टू एबल टू टेक ऑन द चाइनीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तभी जंग नहीं होगी। जब आप तैयार होंगे जंग नहीं होगी, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो जंग होगी। ये कहना है कि यूएसए ने जो कहा था कि जॉइंट मिलिट्री फोर्स लाइक नाटो को लेकर एक प्रपोज किया था, और उसने ये भी कहा था कि जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया को लेकर चाइनीज का जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोका जा सकता है। तो इसकी तरफ इंडिया का किस तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए? ये ऐसे है कि अभी भी आसिया है, वी हैव आसिया रीजनल फोरम है, वी हैव क्वाड इन प्लेस, वी हैव अदर वेरियस सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लेस। लेकिन हमारे एक तरीके से शुरू से ये रहे हैं, वी स्टेड नॉन अलाइन, मतलब ये नॉट सीन एज पार्ट ऑफ ए ग्रुप अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो पुराना सेंटो हो या सीटो हो। वी हैव seen ourselves as neutral, and that is one thing which as far as possible we should try and maintain our neutrality for reasons is कि हम लोग सक्षम हैं, हमें किसी का पल्लू पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर सारे देश जो एक तरीके से सोचते हैं, मिलते हैं और किसी दूसरे देश के बरखिलाफ काम करते हैं, बाय ऑल मीन्स। अभी जैसे इंडियन ओशन में है, अब पैसिफिक ओशन में है, अब अमेरिका जो कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से आप पूरे साउथ चाइना सी को नहीं ले सकते। उन्होंने चीन को कई बार बोला है कि आपने तो पूरे साउथ चाइना सी को अपना बैक वाटर्स समझ करके 90% आपने हड़प लिया। ये गलत है। यू हैव टू ऑनर UNCLOS, you have to honor international agreements, you have to honor air defense agreements। आप कुछ नहीं करेंगे, आप दादागिरी दिखाएंगे तो फिर हम भी आएंगे और हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे इंसिस्ट करेंगे। आप अपनी दादागिरी से वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रूनी, मलेशिया सबके ऊपर दबाव डाली जा रहे हैं, ताइवान पे दबाव डाल रहे हैं। तो आप अगर ये समझते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप ये भूल जाइएगा, हम सब मिल करके भी आपको सबक सिखा सकते हैं। So my personal feeling is we should not be seen as part of a particular block. After all, जो भी कितना भी हो जाए, पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा ना, उसको तो हम बदली नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जिंदगी भर एक तरीके से दुश्मनी मोल लेना और दिखाना कि हम इसके आपके बरखिलाफ हैं, हम किसी के बरखिलाफ नहीं। आज भी मैं कहता हूँ
मैं चीनी जनरलों के साथ, उनके अफसरों के साथ कितने साल तक बॉर्डर पे बात करता रहा, सब अच्छे हैं, लेकिन उसकी मानसिकता जो है चीन की वो खराब है। और चीन की फौज के अंदर भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो फौजी है और दूसरा पॉलिटिकल कमिसार, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसके अंदर होते हैं देखने के लिए कि फौज जो है अपने आप कुछ ना कर दे और इस तरीके से कोई कू ना कर दे, कोई गड़बड़ ना कर दे, तो उनकी कान और आंख, जिसको पॉलिटिकल कमिसार बोलते हैं, वो भी होते हैं। तो उनकी सोच, उनका रवैया अलग होता है, क्योंकि उनको लगता है उनकी तो पहुंच सीधी शी जिनपिंग के पास है, और बाकी जो फौजी हैं वो तो बेचारे फौजी हैं, उनकी तो अपने तरीके के। तो इस तरह का एक तरीके से जो कल्चर है, जो स्ट्रक्चर है चीन के अंदर, उसमें भी कई बार आपको लगेगा कि मतलब पॉलिटिकल कुछ और सोच रहा है, मिलिट्री कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तो ये सब जो तालमेल है उसमें भी थोड़ा सा चाइना के अंदर अनबन है। लेकिन सवाल सर आपसे शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये तनाव कहाँ तक पहुंच सकता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या क्या कुछ हो सकता है? जी, जिस तरीके से माहौल तनाव का है, जब तक चीन इस बात को नहीं मानेगा कि चीन ने शुरू किया है और चीन ने ही खत्म करना है। अगर चीन का मानना है कि हिंदुस्तान ने शुरू किया है, हिंदुस्तान ने खत्म करना है, तो हिंदुस्तान खत्म किस पे करे? मतलब क्या है कि जिससे हिंदुस्तान कुछ करे तो वो खुश हो जाए? अगर वो कहता है स्टेटस को, अगर कहता है स्टेटस को, जहाँ पे फौज है वहां पे मानते हैं, तो वो स्टेटस को तो वो तो फिंगर 8 से उठ करके फिंगर 4 में आ गया। हम कह रहे हैं स्टेटस को एंटे, हम ये भी नहीं कह रहे 1949 का स्टेटस को, हम तो कह रहे हैं स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020, यानी कि इतना नजदीक, कुछ भी नहीं, 5-6 महीने से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में आप आइए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगा, डिसएंगेजमेंट होगा, डीएस्केलेशन होगा, तो अपने आप इस जो संबंध है दोनों देशों के लिए वो सुधर जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि चीन इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा। चीन का मानना है कि हिंदुस्तान ने शुरू किया है और हिंदुस्तान इसको खत्म करेगा। हमारा कहना है कि चीन ने शुरू किया है और चीन ने खत्म करेगा। तो जब दोनों के एक आम कह रहा है और दूसरा इमली, तो कैसे संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं। अनलेस अंटिल हम जरूर फॉरेन मिनिस्टर बात कह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए, दे शुड बी मिडवे पॉइंट, लेट्स रिजॉल्व द इशू वंस एंड फॉर ऑल, देखी जाए जो भी होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे बात की और ये सारी इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू सर।